तो सारे क्लास का व्यू ले लेना, फिर इधर आके वहीं से शुरू कर, पानी नहीं करना। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। अज़ीज़ तलबा, चंद दिन के बाद अब इस स्कूल से 10वीं के इम्तिहान के लिए रुखसत हो जाएंगे और मुझे आज वो शेर बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। ज़िंदगी की तवील राहों में, ज़िंदगी की तवील राहों में लोग मिलते हैं छूट जाते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं, सांस लेने से टूट जाते हैं। 2 साल का अरसा पलक झपकते में गुजर गया। पूरी किताब हमने मुकम्मल की, कुछ टेस्ट दिए और आज अल्लाह के फ़ज़ल से आप माशाल्लाह तमाम मज़ामीन में इस काबिल हैं कि आप बेहतरीन तरीके से पेपर हल करके बेहतरीन नंबर हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको सही मानों में अच्छे अंदाज में पेपर हल करके अच्छे नंबर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अज़ीज़ तलबा, उर्दू का पेपर या अंग्रेज़ी का पेपर ये लैंग्वेज के ज़ुमरे में आता है और ये बहुत ही अहम समझा जाता है और इसके लिए आपको थोड़ी सी तकदौ की ज़रूरत होती है। बोर्ड की तरफ से जहाँ नर्म हदायत होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिए जाएं और वहीं कुछ ऐसी हदायत भी होती हैं कि चूँकि ये लैंग्वेज है और इस पर आपने फोकस करना है, तवज्जो से पेपर हल किया हुआ हो तो उसको अच्छे नंबर भी देने हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ 75 नंबर का ये पेपर है और 7 सवालात आपको उर्दू के जमात दहम में हल करना होते हैं। मारूज़ी के लिए 20 मिनट का आपको वक्त दिया जाता है और इसके 15 नंबर होते हैं। ये 20 मिनट के बाद मारूज़ी पेपर आपसे ले लिया जाता है और इसके बाद दूसरा इंशाइया हिस्सा आपको दिया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, मैं पहले भी बता चुका कि ये मारूज़ी आपकी कहाँ से सेट होती है। कुछ अल्फाज होते हैं जहाँ आपको इराब लगाना होते हैं, कुछ ग्रामर होती है, कुछ मुसन्निफ़ीन और शुअरा के हालात ज़िंदगी में से सवालात होते हैं और कहीं इल्म कहीं ख़िताब के बारे में पूछ लिया जाता है। अमल के साथ साथ दीगर मामलात होते हैं जिनसे के बारे में आपसे सवालात पूछे जाते हैं। इसमें इल्म की अक़साम पूछ ली जाती हैं, इसमें मारफ़ा की अक़साम पूछ ली जाती हैं, ख़िताब पूछ लिया जाता है, लक़ब पूछ लिया जाता है, कुनियत के बारे में पूछ लिया जाता है और दीगर सवालात जो होते हैं ये मारूज़ी में आते हैं। और इसके लिए आपको शुअराए कराम और मुसन्निफ़ीन हज़रात के हालात ज़िंदगी वाले जो पोर्शन होते हैं वो अज़बर होने चाहिए, तब कहीं जाके आप इस पर अबूल हासिल करेंगे और 15 में से 15 या 14 नंबर हासिल कर सकेंगे। अगर आपको इस पर अबूल हासिल नहीं होगा तो फिर आपके लिए अच्छे नंबर हासिल करने का मौका हाथ से चला जाता है। तो ये 20 मिनट जब आपके मुकम्मल होने पर ये मारूज़ी सा ले लिया जाता है और इंशाइया हिस्सा आपके हवाले किया जाता है और उसके लिए टाइम आपके पास होता है 2 घंटे और 10 मिनट और इसमें आपको बाकी 6 सवालात हल करने होते हैं। ये आपके सामने इन 6 और 7 सवालात की तफसील मौजूद है और साथ साथ कितने कितने मिनट आपको सर्फ करने चाहिए वो भी दर्ज है। मैं इसकी तफसीलात बताए देता हूँ। सबसे पहले अशआर की तशरीह आपको करना होती है और यहाँ 5 अशआर की तशरीह आपको करना होती है। 3 सवालात 3 अशआर नज़म में से होते हैं और 2 गज़ल में से आपने करना होते हैं और उनका कहना ये है कि कम अज़ कम एक शेर की तशरीह 1 पेज
सवा पेज या 1.5 पेज होना चाहिए। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सवाल नंबर 2 लिखिए, फिर आप वो शेर लिखिए, फिर हल लुगत लिखिए। हल लुगत में 2-3 मुश्किल अल्फाज के आप मानी लिखेंगे। और फिर कुछ असातिज़ा का कहना है कि आप मफ़हूम लिखिए और मफ़हूम के बाद फिर तशरीह लिखिए। लेकिन जो जदीद तरीका है वो हल लुगत के बाद मोटे कलम के साथ, कट वाली पेंसिल के साथ, और याद रखिए नीला और काला मार्कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ या सुर्ख मार्कर इस्तेमाल मत कीजिए। बोर्ड की तरफ से इसकी कतन इजाज़त नहीं है, और फिर रिमूवर की भी बोर्ड की तरफ से इजाज़त नहीं है। और वहाँ अगर कोई पकड़ा जाए तो फिर उससे वो छीन लिया जाता है और परेशानी भी आपके लिए बन सकती है। 5-7 मिनट सवालों जवाब में आपके ज़ाये हो जाते हैं, जो बहुत कीमती होते हैं। तो आपने तशरीह का लफ्ज़ लिख के आगे लाइन छोड़ देनी है, और फिर आपने अगर वो अशार जिस शेर की आप तशरीह कर रहे होते हैं उस शायर के मुतल्लिक़ आपने हालात ज़िंदगी में पढ़ा होगा, वहाँ कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो उसकी शायरी की ख़ुसूसियात के हवाले से होती हैं, और वो आप वहाँ लिखिए। मिसाल के तौर पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के शेर की तशरीह आप कर रहे हैं, तो आप लिखिए कि वैसे तो वो नसरनिगार भी थे, लेकिन वो बहुत अच्छे शायर भी थे, और उनकी जो शायराना खूबियाँ या कमालात हैं या खिदमात हैं वो आप 2-3 लाइनों में लिखने के बाद फिर लिखेंगे कि मज़कूरा वाला शेर में शायर ये बात कहना चाहते हैं, और फिर आगे तशरीह करते जाइए। 1 पेज, सवा पेज या 1.5 पेज आप लिखेंगे तो आप याद रखिए कि 1.5 नंबर और बहुत अच्छे मुमतन जो होते हैं वो पूरे 2 के 2 नंबर भी दे देते हैं। और अगर आपको 10 में से 9 या 8 नंबर आ जाएं तो ये गनीमत समझिए, क्योंकि ये लैंग्वेज होती है तो वहाँ से ये बात भी ज़ोर दे कर कही जाती है कि मार्किंग ज़रा टाइट कीजिए, मार्किंग ज़रा सख्त कीजिए। दूसरी तरफ बोर्ड का ये भी कहना है कि बच्चों को oblige कीजिए, खुले दिल से नंबर दीजिए। आपके हाथ में बच्चों का मुस्तकबिल होता है, और आप उसके मुस्तकबिल को बचाने के लिए, बनाने के लिए, संवारने के लिए अपनी तरफ से हत्तुल मक़दूर कोशिश कीजिए, ताकि बच्चे को मायूसी ना हो और बच्चे की जो मेहनत है वो उसके काम आए। तो इस तरह 3 नज़म के अशार की तशरीह करना होती है और 2 गज़ल के अशार की तशरीह करना होती है। तो नज़म और गज़ल में थोड़ा सा जो फ़र्क है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने नज़म की तशरीह करते हुए नज़म के लिए जो लाज़मी चीज़ें हैं वो उनका ख्याल रखना है, और गज़ल की तशरीह करते हुए आपने गज़ल के हवाले से जो ख़ुसूसियात हैं वो आपने दर्ज करना होती हैं। और आपने अशार की तशरीह करते हुए अगर कहीं कोई आयत फिट बैठती है, कोई हदीस रिलेटेड आ जाती है, कोई शेर रिलेटेड आ जाता है, तो आप वो भी कोट कीजिए। इससे मुमतिन खुश होता है और खुश दिली के साथ आपको नंबर देता है। तो इसके लिए आपने 20 या 25 मिनट सर्व करने हैं। अगर इससे ज़्यादा आप सर्व करेंगे तो हो सकता है कोई सवाल आपका खुदा न खास्ता रह ना जाए। फिर पैराग्राफ की तशरीह आती, 2 पैराग्राफ होते हैं और 5-5 नंबर के होते हैं। यहाँ ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखना होते हैं, वो 4 ख़त कशीदा अल्फाज होते हैं। सबसे पहले आप हवाला मतन लिखेंगे। सियाको सिबाक बोर्ड ने अब ख़त्म कर दिया। अब हवाला मतन जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 सबक का नाम, नंबर 2 मुसन्निफ़ का नाम। ये आधे आधे नंबर के दोनों होते हैं। आधा नंबर मुसन्निफ़ के बारे में जो आप लिखते हैं, मुसन्निफ़ का नाम उसका, और आधा नंबर आपको सबक का नाम, यानी 1 नंबर पर मुश्तमिल ये हवाला मतन होता है। फिर आप कट वाली पेंसिल के साथ मार्कर नीला हो या काला हो, आप मोटी सुर्खी दे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। फिर नंबर 1 लाइन
आप छोड़ के लिखिए नंबर 1, एक लफ्ज़ के मानी लिख के फिर एक लाइन छोड़िए नंबर 2, फिर लफ्ज़ लिखिए, फिर आगे उसके मानी लिखिए, फिर आप एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर लफ्ज़ लिखिए और उसके मानी लिखिए, फिर इसी तरह एक लाइन और छोड़ दीजिए, नंबर 4 चौथा लफ्ज़ लिख के उसके मानी लिखिए। तो ये आधे आधे नंबर के मानी होते हैं। अगर आपके चारों सही हैं तो 2 नंबर आपके ये हो गए। और इसके बाद फिर आप कट वाली मार्कर के साथ लफ्ज़ तशरीह लिखेंगे, आगे लाइन आप छोड़ देंगे ताकि खूबसूरती पैदा हो। फिर आप मुसन्नफ़ के बारे में कुछ लाइनें जो उसके हालात ज़िंदगी में लिखी होती हैं कि ये मुसन्नफ़ बेहतरीन नसरनिगार है, ये तारीख़ दान है, ये सवाने उम्री पर उबूर रखता है, या ये हर मौजू पे लिख सकता है। 2 या 3 लाइनें वो लिख के फिर आप लिखिए कि मज़कूरा पाला शाहपारा या पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ये बात कहता है या इस बात पे ज़ोर देता है। आप उसकी तशरीह का आप मतलब समझते हैं कि बात को ज़रा फैला के बयान करना, और आप अपनी तरफ से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए और अच्छे लफ्ज़ों पर मुश्तमिल छोटे छोटे जुमले लिखते हुए आप 1 पेज या सवा पेज लिखिए। अगर आप इतना लिखेंगे तो यकीनी तौर पे मुम्तहिन आपको जो अच्छे होंगे वो 2 नंबर भी दे देंगे तशरीह के। 1.5 नंबर तो कहीं नहीं गया, 1 नंबर हवाला मतन का आ गया। 2 नंबर अगर आपके सही हैं वो मुश्किल अल्फाज के मानी, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, 2 नंबर वो शामिल हो गए। 1.5 ये आ गया तो ये 4.5 नंबर 5 में से आपको मिल गए। और इसी तरह दूसरे पैराग्राफ को लिखते हुए भी अगर 4.5 नंबर आ गए तो 9 नंबर हो जाएंगे। अगर 4-4 दोनों में से आ गए तो 8 नंबर हो गए। तो 8 और 9 ये बेहतरीन नंबर हैं, और बाज़ अच्छे मुम्तहिन होते हैं वो 10 के 10 भी दे देते हैं। फिर आगे आ जाता है सवाल नंबर 4। मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखना होते हैं। ये 9 या 10 या 8 सवालात होते हैं, उनमें से आपने 5 करने होते हैं। हर सवाल का जवाब 2-2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। और इसके लिए बोर्ड के पेपर चेक करते हुए मैंने महसूस किया कि कुछ अच्छे इदारों के तलबा, अच्छे असातिज़ा के पढ़ाए हुए तलबा वक़्त बचाने के ख़याल से मोटा लफ्ज़ लिखते हैं जवाबात, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 मुख्तसर जवाबात लिखते जाते हैं। कुछ असातिज़ा का कहना कि जवाब 2 या 3 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन वक़्त बचाने के लिए अच्छे इदारों के पेपर मैंने देखे हैं कि अच्छे बच्चों ने जवाबात 1-1 लाइन पर मुश्तमिल, जचे तुले लफ्ज़ों में 1 लाइन में भी जवाब अगर आप लिखा है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह आपका वक्त भी बचेगा। और याद रखिए, अगर एक सवाल में आपकी 4 इमला की गलतियां हो जाती हैं तो बोर्ड की तरफ से ये हुक्म है कि उसके 1 नंबर काट लिया जाए। तो इस तरह आपने इन बातों का ख्याल रखना है। कम लिखेंगे कम गलतियां होगी। 1-1 लाइन पर मुश्तमिल आप तशरीह या सवाल के जवाब देते जाइए। फिर आ जाएगा खुलासा। 2 सबक होंगे, उनमें से आपने 1 सबक का खुलासा लिखना है। और असातिज़ा इकराम कहते हैं कि आप 5 पॉइंट जहन में रख लीजिए और हर पॉइंट के ज़ेरे असर या उसके तहत आप लिखते जाइए। 1/3 सबक का होना चाहिए, यानी अगर 4 पेज एक सबक के हैं तो कम से कम आपको 1 पेज या सवा पेज ज़रूर लिखना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इसी मुनासबत से आप लिखिए। खुश ख़त लिखने की कोशिश कीजिए, कटिंग से बचने की कोशिश कीजिए। खुदा न खास्ता कोई लफ्ज़ आप गलत लिख बैठे हैं तो क्रॉस लगा के आगे बढ़ जाइए। कुछ लड़के उसके ऊपर कलम फेर फेर के बंटा सा बना देते हैं, दीवार बना देते हैं, वक्त ज़ाय होता है और पेपर देखने वाले की तबीयत पे ये चीज़ नागवार गुजरती है और फिर वो अच्छे नंबर नहीं देता।
تو اگر آپ اچھا خلاصہ لکھتے ہیں تو آپ کو 5 یا 4 نمبر ضرور مل جاتے ہیں۔ پھر آگے سوال نمبر 6 مضمون ہوتا ہے اور 7واں تفہیم عبارت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ سوال نمبر 7 پہلے لکھیے اور مضمون سب سے آخر پہ لے جائیے۔ یہ تفہیم عبارت یہ بھی آسان ہوتا ہے، پیراگراف آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، بلکہ شرح سرمایہ اردو اور قواعد و انشاء پر یہ 18 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے پڑھنا ہوتے ہیں، 4 سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور 5واں اس کی ہیڈنگ دینا ہوتی ہے۔ اور یہ اچھے بچے یہاں بھی جوابات لکھ کے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 کر کے 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں یہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ توجہ 15 نمبر کے مضمون کی طرف آپ کو دینا چاہیے۔ اچھے اداروں کے بچوں کے حل کیے ہوئے پیپر میں نے دیکھے مختلف بورڈ کے، وہ ہیڈنگز 10 کے قریب ہیڈنگز دیتے ہیں اور ہر ہیڈنگ کے زیر سایہ یا تحت پھر آگے پیراگراف بناتے جاتے ہیں۔ جب بورڈ کی ہدایات کو آپ دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ قواعد و انشاء کے مطابق 3 پیج کا آپ مضمون لکھیے، ابتدائیہ بہت اچھا ہو، درمیان میں آپ کے دلائل بڑے اچھے ہوں اور اختتامیہ آپ کا بامعنی اور با مقصد ہو۔ اور جو اچھے پرائیویٹ یا گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ فالو کیا جاتا ہے، 10 یا 15 ہیڈنگ دی جاتی ہیں اور پھر آگے ان کے تحت ایک پیراگراف یا کچھ پیراگراف 6 7 اور 8 پیج کا مضمون بھی لکھے ہوئے میں نے دیکھے ہیں اور بہترین نمبر وہ بچے حاصل کرتے ہیں۔ جب 100 پیپر چیک کریں تو 5 یا 6 پیپر ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ 10 بھی آ جاتے ہیں جن کے 72 نمبر ہوتے ہیں یا 70 نمبر ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مضمون پر آپ نے زیادہ وقت صرف نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آدھا مضمون لکھ پائیں اور وقت ختم ہو جائے۔ آپ نے اگر اپنے پاس آپ گھڑی لے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ حال میں گھڑیاں ہوتی ہیں، گھڑیال یا کلاک ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھڑیال تو ہوتا ہے، کلاک تو ہوتا ہے، سیل ختم ہوتے ہیں اور آپ جب پوچھتے ہیں تو وہ نگران حضرات آپ کو لتاڑ دیتے ہیں کہ آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں۔ اس لیے آپ کا اپنا بندوبست ہونا چاہیے، آپ ہر 5-10 منٹ کے بعد ٹائم دیکھتے رہیے اور اس کے مطابق آگے بڑھتے رہیے۔ اگر آپ ٹائم لمٹ کو مد نظر رکھ کے پیپر حل کریں گے تو کم از کم 5 منٹ بچ جائیں گے اور آپ اپنا پیپر مکمل کر کے ایک نظر سے اسے دیکھ لیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اب یہاں پیپر جب ہم چیک کرتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح کرتے ہیں، نظم کی تشریح ایک جگہ پہ کر دی، بعد میں درمیان میں جا کے خیال آیا کہ میں بھول گیا، ایک غزل کے شعر کی وہاں تشریح کر دی اور پھر ایک آخر پہ جا کے کر دی۔ اب ممتن کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے جب ایسے ایک سوال 2 یا 3 جگہ پہ، تو وہ پہلا جز لکھتا ہے، اس کے نمبر لگا دیتا ہے، جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا دوسرا جز آگے، پھر وہ لکھتا ہے کہ اس کا پہلا جز، پہلے جز کے وہ نمبر کاٹتا ہے، نیچے نوٹ لکھتا ہے کہ اس کا بقیہ حصہ اگلی طرف لکھا ہوا ہے، وہاں جا کے پھر لکھتا ہے کہ یہ پچھلے سوال کا بقیہ حصہ یہاں ہے۔ پیپر بھی خراب ہوتا ہے اور ممتن کی طبیعت پہ بھی یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے اور وہ اپنی ناراضی کا اظہار کم نمبر دے کے کرتا ہے اور آپ کا رگڑا نکل جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ایک سوال کا نمبر وہی دیجئے جو وہاں دیا ہوا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، معروضی اگر سوال نمبر 1 حل ہو گیا، اب سوال نمبر 2 آپ کے سامنے آیا تو آپ کرتے ہیں سوال نمبر 1، وہ سوال نمبر 2 ہوتا ہے، سوال نمبر 3 کو آپ سوال نمبر 2۔ تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نمبر دیتے ہی نہیں،
वहाँ जब बोर्ड की टीमें चेक करने के लिए आती हैं तो फिर वो मुमतिन से कहती हैं कि आप ख़ुद नंबर लगाइए। तो फिर पेपर चेक करने वाले उस्ताद को वहाँ नंबरिंग देना पड़ती है, जो अच्छी नहीं होती। और इस किरण में, इस गुस्से में, इस दुख की वजह से, इस अपने वक्त ज़ाय होने की वजह से वो नंबर कम देता है। तो आपने सवाल का नंबर ज़रूर देना है। ये अच्छे तालिब इल्म की निशानी है कि वो सवाल का वही नंबर देता है जो क्वेश्चन पेपर पर हल, जो उसने वहाँ देखा है वही नंबर आगे लिखता है। और तसल्ली के साथ सारा पेपर करने के बाद एक नज़र आप ज़रूर डाल लीजिए और अच्छे अंदाज में पेपर चेक कीजिए। जब आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आखिरी वक्त तक पढ़ते रहते हैं और फिर जब वहाँ जाते हैं उनके दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा होता है। नहीं, मेरी अपनी रूटीन होती थी कि जब भी पेपर होता आधा घंटा या पौन घंटा में किताबें रख देता था, वाशरूम से होके अच्छे तरीके से पानी पिया या चाय का कप पी लिया अगर कहीं से मुयस्सर आ गया, ताज़ा दम होके फ्रेश होके पेपर पे जाके बैठ, और फिर वहाँ आपको एक नज़र पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक पढ़ लीजिए। फिर जो सबसे आसान आपको सवाल महसूस होता है वो आप पहले कीजिए, और मुश्किल बाद में, मुश्किल अगर किसी वजह से रह भी गया तो खैर है। कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले आप कोई मुश्किल सवाल शुरू कर लें, वो मुकम्मल ना कर सके और उसका दबाव इतना लें कि फिर बाकी आपके सवाल भी अच्छे ना हों। तो बेटा ये मेरी कुछ मरूदात थी जो मैंने आपके गोश गुजार की। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, उर्दू समेत अच्छे तरीके से पेपर हल करने की तौफीक दे, और खुदा करे 9th में आपने जितने जितने नंबर हासिल किए इससे ज़्यादा आपके नंबर हों, और आपका मजमूआ इतना हो कि आप पर आपके वालिदैन भी फ़ख्र करें, आपका सीना भी चौड़ा हो और आपके असातिज़ा भी खुश हों। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया माशाल्लाह एक माना हुआ पूरे एरिया में मशहूर व मारूफ स्कूल है। तो इसके रवायात को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि स्कूल का नाम भी बुलंद हो, स्कूल का नाम भी रोशन हो, आपके असातिज़ा आप पे फ़ख्र कर सकें, आपके वालिदैन खुश हों, और उनके वो तमाम अखराजात जो आप पर उन्होंने किए वो उस दिन भूल जाएं आपके नंबर देखकर। और याद रखिए मैट्रिक की वो सनद होती है, मैट्रिक के वो नंबर होते हैं जिस पे सारा दारोमदार होता है। जहाँ भी मुलाजमत के लिए आप जाएं तो सबसे पहले मैट्रिक की सनद आपकी देखते हैं कि इसकी बेस